नंदू की सौतेली माँ और राक्षसी नानी पार्ट 3। झोपड़ी के पास जाते ही उसमें से खाने की भीनी भीनी खुशबू आने लगी, जिसकी महक से नंदू का मन मचलने लगा। वह बिना सोचे समझे झोपड़ी के दरवाजे को खोलकर अंदर की तरफ चला जाता है। अंदर जाते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह देखता है कि बाहर से इतनी टूटी फूटी गंदी सी दिखने वाली झोपड़ी अंदर से कितनी सुंदर सजी धजी सी एकदम रंग बिरंगे रंगों से सुशोभित लग रही है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, मनभावक चीजों से घर की सजावट, सुंदर रंग रोगन, मखमली बिस्तर और एक सुंदर से टेबल पर रखा ढेरों तरह तरह के लजीज व्यंजन। ये सब देख नंदू खुद को रोक नहीं पाता और जल्दी से उस टेबल के पास बैठ जाता है और वहां रखे भोजन को खाना शुरू कर देता है। एक के बाद एक खाने को जल्दी जल्दी खाने लगता है, क्योंकि उसे भूख तो बड़ी तेज लगी थी। फिर इतना स्वादिष्ट खाना भले वह कैसे छोड़ता, इसलिए उसने किसी तरह भी किसी भी खाने को नहीं छोड़ा और पूरा ध्यान खाने पर दिया। और ये भी नहीं सोचा कि पता नहीं ये घर किसका होगा, ये खाना किसने बनाया होगा। पहले उसने पेट भर खाना खाकर अच्छे से भोजन का लुत्फ उठाया। उसके बाद वह उठकर खड़ा हो गया। तब जाकर वह चारों तरफ देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा, आखिर ये झोपड़ी किसकी होगी जो बाहर से इतनी गंदी और अंदर से महल सी है। ऊपर से इतना स्वादिष्ट खाना किसने बनाया होगा। यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा। इतने घने जंगल के बीच भला कोई इतने आराम से कैसे रह सकता है। पता नहीं ये सब क्या है, मैं क्या देख रहा हूँ। पर हाँ, इन सब में एक बात तो अच्छी है, मुझे पेट भर खाना मिल गया। पर शायद ये किसी और के लिए था। पर चलो कोई नहीं, मैंने बिना पूछे ही सब कुछ खा लिया। पर कोई दिख भी तो नहीं रहा, मैं क्या करूं? कोई आएगा तो मैं उससे माफी मांग लूंगा। तभी उसे याद आता है कि वो अपने माता पिता को लेने जा रहा था, वो भी मेले में। फिर वह झोपड़ी से बाहर झांकता है तो बारिश अभी कम थी, पर पूरी तरह से रुकी नहीं थी। फिर वह सोचता है, जहां इतनी देर हो गई वहां थोड़ी देर और सही। पर ये जंगल इतना सुनसान है कि मैं इसमें भटक सकता हूँ और फिर मुझे यहाँ कितना अच्छा भी तो लग रहा है। और अगर मैं रास्ता भूल गया तो बिना जाने बिना पूछे मैं किसी के भी घर भी तो आ गया हूँ और यहाँ रखे भोजन को भी खा लिया। पता नहीं अब क्या होने वाला है इसके आगे। इसीलिए मुझे यहाँ थोड़ी देर और रुक जाना चाहिए, ताकि मैं ये सब खाना खाने के लिए जो भी आएगा उससे माफी मांग लूं। पर अब पेट बहुत भर गया है, पता नहीं कब तक इस घर का मालिक आएगा। क्यों ना कुछ देर के लिए इस नरम से बिस्तर में थोड़ी देर सुस्ता लूं। ये कहकर नंदू उस बिस्तर के पास जाकर उस पर बैठ जाता है और सुस्ताने लगता है। इस तरह कुछ समय बीत जाता है और उसकी आंखें लेटे लेटे बंद होने लगती हैं। तभी अचानक बाहर से एक तेज हवा का झोंका चलते हुए घर में आता है और नंदू को स्पर्श करता है, जिसके बाद वह चौंक कर उठ जाता है और पूरे घर में चारों तरफ देखने लगता है कि शायद कोई आ गया होगा। पर इस बार उसे कोई नहीं दिखता। तभी एक जोर की आवाज होती है और कोई गाना गाते हुए उस झोपड़ी के अंदर आता दिखता है। नंदू की नजर उस दरवाजे पर ही टिकी होती है। तभी वह देखता है कि उस दरवाजे के अंदर एक
भयानक दिखने वाली बड़ी ऊंची कदकाठी की एक औरत हंसते गाते नाचते अंदर आती है और कहती है, लो मैं आ गई अपने महल में, अब मैं खूब नाचूंगी, खूब गाऊंगी और गाती ही रहूंगी। क्या गाऊंगी मैं? आज मेरा दिन है, मैं हूँ एक भूतनी, एक राक्षसी, ये जंगल मेरा है, मुझसे ही आती यहाँ खुशी। मैं हूँ एक डरावनी राक्षसी, जो भी मिलता अच्छा बुरा खाया जाती उसे। जाती पल भर में मेरी नजर जहाँ भी, कोई बच नहीं पाता, मैं यहाँ की रानी। जो भी मुझसे डरे नहीं, उसकी शामत तो आनी। मैं बजाऊं उसका बाजा, जो करे अपनी मनमानी। मेरे डर से कोई बच ना पाता, मैं हूँ शक्तिशाली, बड़ी निराली राक्षसी। कोई नहीं बच पाएगा, जो भी मेरे द्वारे आएगा, पल में तबाह हो जाएगा। पल में तबाह हो जाएगा। इस तरह जोर जोर से गाती वह राक्षसी झोपड़ी के अंदर गाते ही आती है और नंदू को अपने बिस्तर पर लेटे देख अचानक गाते गाते वह रुक जाती है और उससे कहती, कौन है तू और कहाँ से आया है? मेरे घर में आने की तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? तू यहाँ क्या कर रहा है? और मुझे टुकुर टुकुर देख रहा है? मेरे शाही बिस्तर पर लेटने की तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? और खाने की तरफ नजर घुमाते ही जब मैं देखा कि तूने मेरे टेबल पर रखे खाने को भी खा लिया, तो तेरी खैर नहीं। गुस्से में नंदू से वह राक्षसी बोली, क्या तूने मेरा सारा खाना पूरी तरह से खा लिया? तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने ऐसा बोल लड़के। इस हरकत के बदले राक्षसी बहुत गुस्सा जाती है और सोचती है मन ही मन कि ये कहाँ से आया और इसे मैं क्या सजा दूं। तभी राक्षसी कहती है, हाँ, अब मैं तुझे खाकर अपने पेट की आग बुझाऊंगी। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। ये सब देखकर नंदू धीरे से उस राक्षसी के पास आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, नानी, ओ नानी, तुम कितनी प्यारी हो, कितना प्यारा गीत गाया तुमने और कितनी लंबी हो। तुम्हारा घर भी बहुत सुंदर है और जो खाना मैंने खाया वो भी बड़ा लजीज था, पर मैं तो पूछकर खाना चाहता था। मुझे भूख इतनी लगी थी कि मैं खुद को खाने को देख रोक नहीं पाया। क्या करूं? वो बरसों बाद इतना सारा अच्छा खाना देखने और खाने को जो मिला, मेरी सौतेली माँ तो सिर्फ खाने में ही मुझे डांट कर ही पेट भर देती है, पर मुझे वो भी उनका आशीर्वाद समझकर पसंद है, क्योंकि कुछ भी हो वो तो मेरी माँ है ना। ठीक उसी तरह नानी, तुम्हारी मीठी डांट मुझे बहुत अच्छी लगी और तुम भी, क्योंकि मेरे बिना कोई काम कैसे होगा। बिना मेहनत के तुम्हें मुझे पेट भर भोजन जो दिया, तुम बहुत अच्छी हो। मैं बिना पूछे इस तरह तुम्हारे घर आकर तुम्हारे घर से पूरा खाना खा लिया ना, तुम्हारे घर में रखे हुए सामान का इस्तेमाल किया।
मुझे माफ कर दो। ठीक है, अब मुझे चलना होगा, फिर मिलेंगे। इतना कहकर नंदू राक्षसी के पास से गुजरते हुए बाहर की ओर जाने लगता है। तभी राक्षसी ये सब देख सुन दंग रह जाती है और नंदू को पुकारते हुए कहती है, ए लड़के, रुक जरा, कहाँ जा रहा है तू? हाँ, अभी तो मैं तुझे सजा देने वाली हूँ। तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी और तू है कि अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में मुझे फंसा रहा है, हैं? तेरी नानी कब से हो गई बता भला? और मैं कैसे तुझे सुंदर लगती हूँ? छे, तुझे क्या मुझसे डर नहीं लगता? मुझे पता है मैं कौन हूँ। मैं एक भूतनी राक्षसी हूँ। मुझसे सब डरते हैं। मेरी महक से भी इंसान तो इंसान, जानवर भी दूर भागते हैं। मुझसे बचकर चींटी भी नहीं जा सकती। ये मेरा इलाका है और तू छोटा सा बालक मुझसे डरने की बजाय रिश्ता जोड़ रहा है। मुझे अपनी नानी कह रहा है। एक तो गलती और ऊपर से यहाँ से भाग रहा है। नंदू, नहीं माँ, मैं तो बस अपने माता पिता के पास जा रहा हूँ। वो सब मुझे छोड़कर मेले में गए हैं। मैं अकेला ही यहाँ रुक गया था। बस अकेले मुझे उनकी चिंता हो रही थी। तभी उन्हें ढूंढते हुए मैं आपके इस झोपड़ी में आ गया। बहुत थक गया था तो सोचा किसी से कुछ मांग कर खा लूँगा और आगे मेले की तरफ चला जाऊँगा, पर ये सब हो गया। और रही बात डर की, तो मैं आपको देखकर बिल्कुल भी नहीं डर रहा हूँ, क्योंकि आप मेरी माँ की तरह भी हैं और नानी जैसी भी। और भले ही ये सब आपसे डरते होंगे, पर मैं निडर हूँ। अपनी माँ को छोड़ किसी से नहीं डरता। वो तो मुझे डांटती मारती कुछ भी करती, मैं कुछ नहीं कहता। पर तुमने तो थोड़े ही समय में मुझे इतना कुछ दे दिया। बरसों बाद मैं नरम बिस्तर में सोया, अच्छा भोजन किया, मीठा गाना सुना, एक प्यारी नानी से मिला। बस अब और कुछ नहीं चाहिए। पर अगर तुम मुझे सजा ही देना चाहती हो तो पहले थोड़ा समय दो, ताकि एक बार मैं अपने माता पिता भाई से मिलूं। फिर तुम जो कहोगी और जैसा कहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। राक्षसी, क्या कहा? मैं सच में तुझे नानी जैसी लगती हूँ? तुझे मेरे इस विकट रूप से डर नहीं लगता? मैं तुझे इतनी अच्छी लगी? चलो, बहुत अच्छी बात है। तू पहला ऐसा इंसान है जिसने मुझे अंदर से रुला दिया। सोई ममता को, इंसानियत को जगा दिया। इससे पहले सब मुझे देख के डर के भागते थे। तू तो अलग ही मिट्टी का लगता है। मेरी बदबू तुझे नहीं चुभती है लड़के। मेरी आवाज कर्कश नहीं, मुझे मोहित लगती है। अरे वाह, इतना सम्मान तो मुझे किसी ने नहीं दिया। ए लड़के सुन, लगता है तू बहुत दुखी है। तेरी बातों से लगता है अपने जीवन में सिर्फ तूने सब कुछ खोया है, पाया कुछ भी नहीं। फिर भी सबसे इतना प्रेम कैसे कर लेता है? लगता है तू सचमुच बड़ा अनोखा बच्चा है। जब तूने मुझे इतनी इज्जत दे दी है तो मैं भी तेरी इस बात का मान रखूंगी। मैं तेरी नानी बनकर आज से राक्षसी नानी कहलाऊंगी। अब तुझे मुझसे कोई खतरा नहीं है, बल्कि जो तुझे चोट पहुंचाएगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हाँ, मैं उसे बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी नंदू नानी से कहता, नानी
बहुत अच्छी हो। पर आपका इतना गुस्सा होना ठीक नहीं। मैं तो बचपन से ही खरी खोटी सुन बड़ा हुआ हूँ। मुझे तो इन सब की आदत है। आप मेरे लिए परेशान बिल्कुल मत होइए। जो भी मेरे साथ होता है मेरे अच्छे के लिए ही तो होता है, परंतु आपके गुस्से से मेरे अपनों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए मैं नहीं चाहता आप मेरे खातिर किसी को भी चोट पहुंचाए और मेरी बुरी नानी बन जाए। ये सब सुन राक्षसी एकाएक रोने लगती है और भावुक होकर कहती है, सुन लड़के, तू आज से मेरा नाती है और मैं ही इकलौती तेरी नानी। मैं दुनिया के लिए बहुत बुरी हूँ, तेरे लिए आज से अच्छी। मेरे बच्चे, इस दुनिया में ना अच्छे लोगों को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है, शायद इसीलिए तू ऐसा है। और अब मैं आ गई हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी और तेरी जिम्मेदारी ये दोनों अब मेरी। आज तक मुझे किसी ने परिवार का हिस्सा नहीं बनाया, पर अब तेरी नानी बनकर मैं तेरे परिवार का हिस्सा बन गई हूँ। बोल, तू मुझसे क्या चाहता है? मैं तेरे लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैंने कहा था ना कि तुझे अच्छा खाने को नहीं मिलता, ठीक से बिस्तर पे सोने को नहीं मिलता। बोल, दुनिया की कौन कौन सी बेहतरीन चीज खाना चाहेगा? अभी तेरे सामने आ जाएगा। आराम के लिए ऐसे बिस्तर बिछाऊंगी जिसमें से तेरे उठने का मन ही नहीं करेगा। और बता, और क्या चाहता है तू? अभी कर दूंगी मैं सब कुछ। नंदू, बस बस नानी माँ, तुमने पहले ही तो इतना कम कर दिया है। मैं अब भूखा नहीं हूँ, अब तो मेरी थकान भी मिट गई है। और रही बात अच्छा खाने की, तो तुम तो हमेशा ही मेरे साथ रहोगी। मुझे जब भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुमसे मिलने और अच्छा खाने खुद तुम्हारे पास आ जाया करूँगा, और साथ में तुमसे खूब सारी प्यार भरी बातें भी करूँगा। पर फिलहाल अब मुझे जल्दी जाना होगा। अब तक तो मेला खत्म भी हो गया होगा, घर वाले घर भी पहुंच चुके होंगे और मुझे घर में ना पाकर परेशान हो रहे होंगे। इसलिए अब मैं चलता हूँ। राक्षसी, अरे ठहरो नंदू, क्या सच में तुम्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए? और अभी अभी तो तुम मेरे नाती बने हो और अभी मुझे मुंह में डालकर जा रहे हो। नहीं नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अगर तुम्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, पर कम से कम मुझे कुछ दिन के लिए ही सही अपने परिवार में शामिल करो और असली नानी का मुझे फर्ज पूरा करने दो। अपने साथ घर ले चलो बच्चे। नंदू, क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलोगी? नहीं नहीं, माँ बहुत डांटेंगी, वो बहुत गुस्सा करती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप यहीं रहो, मैं जल्द ही आपसे मिलने आऊँगा। पहले ही मैं उन पर बोझ हूँ और आपको अपने साथ ले जाकर उनकी और आपकी दोनों की परेशानी नहीं बढ़ाना चाहता। मैं वहाँ हमेशा दुखी रहता हूँ। आप भी वहाँ जाकर माँ की डांट सुनकर बहुत दुखी हो जाओगे। इसलिए आप अपने घर में ही खुश रहो। राक्षसी, नहीं नंदू, तुम मुझे नहीं जानते, मुझे कोई डांट नहीं सकता। मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ, पर मैं तुम्हें अकेले तकलीफ में नहीं देख सकती। इसलिए तुम चाहो या ना चाहो, मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। नंदू राक्षसी का हाथ पकड़ घर की ओर चल देता है। पलक झपकते ही दोनों घर के पास पहुंच जाते हैं। नंदू कहता, नानी माँ, अब मैं घर के अंदर आ चुका हूँ, पर मुझे डर लग रहा है। मैं आपको अंदर ले जाकर माँ से क्या कहूँगा? राक्षसी, सुनो, मैं तुम्हें एक अंगूठी दे रही हूँ। ये कोई आम अंगूठी नहीं है, इसमें मैं रहूंगी, वो भी तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। और तुम्हें पता है इसकी खासियत? जब मैं इसके अंदर प्रवेश कर जाऊंगी तो मुझे कोई नहीं देख पाएगा। तुम्हें जब भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी,
यहाँ अकेले में अपनी उंगलियों को घुमाते हुए इस अंगूठी को 3 बार सहलाना और इस तरह से तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। जो भी मांगोगे तुम्हें चुटकी में सब मिल जाएगा। पर याद रहे, अगर किसी ने भी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इसका प्रयोग किया या इसे छुआ, वह उसी क्षण कुरूप हो जाएगा। और यदि किसी कारणवश वह बच गया तो उसकी जगह तुम कुरूप हो जाओगे। समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? नंदू, पर इस छोटी सी अंगूठी में आप कैसे रहोगी? राक्षसी, अरे लड़के, तू मेरी चिंता बिल्कुल मत कर। मैं इसी वक्त इस अंगूठी में प्रवेश कर रही हूँ। अब इसे कोई नहीं देख पाएगा। सिर्फ ये अंगूठी ही तेरे हाथ में हमेशा रहेगी। नंदू अंगूठी पहन घर के अंदर जाता है। तभी कलावती अंदर से आकर, क्यों रे कामचोर, काम के डर से भाग गया था। मुझे तो पहले ही पता था। घर को झूला और छोड़कर कहाँ गया था? बोल, मटर गश्ती करने गया था क्या? कहाँ था अभी तक? घर पर नहीं था। जब हम आए तब तो तेरे दर्शन ही नहीं हुए। मुझे पता था हमें भेजकर रंगरलियां मना रहा होगा कहीं। कम्मा कहीं का, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। नंदू चुप खड़े सब सुनता है। उधर अंगूठी से नानी ये सब देखती रहती है और बहुत क्रोधित होती है और कहती, कितना प्यारा है ये नंदू। अपनी माँ की गलत डांट सुनकर भी अपनी सफाई में कुछ नहीं कह रहा। और यहाँ पे इसकी ये बदतमीज सौतेली माँ हाथ धोकर इस मासूम के पीछे पड़ी है। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। कलावती नंदू को डांटकर कमरे में बंद कर देती है और कहती है, तेरी गलती की यही सजा है। कल दिन भर तू भूखा प्यासा इसी कमरे में बंद रहेगा। देखो तो तुझे यहाँ से कौन निकालता है। बड़ा आया, बहुत होशियार समझता है अपने आप को। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रहेगा। नंदू रोते रोते नानी से कहता, मेरी माँ बहुत अच्छी है, पर मैंने गलती की, इसलिए मुझे सजा देना था। जानता ही है ना नानी माँ, मुझे पता है आप इस अंगूठी से मुझे देख रही हो ना। पर चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। राक्षसी नानी हंसती है और कहती है, तेरी माँ बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, पता है मुझे। तेरी माँ बहुत अच्छी है और तुझे पता है, अब मैं उसे और अच्छा बना दूंगी। नंदू, नहीं नानी माँ, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। नानी, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, चल अब कुछ खा ले और आराम से सो जा। नंदू को पेट भर खाना खिलाने के बाद वह नानी चुपके से अंगूठी से निकलकर कलावती के पास जाकर उसे डराते हुए कहती है, कलावती, ओ कलावती, तेरे पाप का घड़ा भर गया है। जो व्यवहार तू अपने सौतेले बेटे नंदू के साथ करती आई है, उसकी तुझे बड़ी भयावह मौत मिलेगी। ऐसा कहकर मैं तुझे डरा नहीं रही, बल्कि तुझे ये एहसास दिला रही हूँ कि तेरी अंतिम यात्रा शुरू होने वाली है। कलावती चारों ओर घूमकर देखती है, पर आसपास उसे कोई नहीं दिखता। ऐसा देखकर वह थोड़ा डर जाती है। फिर राक्षसी कहती, और सुन, कल से नंदू से ठीक से व्यवहार नहीं किया तो तेरी खैर नहीं। ये सुनकर कलावती डर जाती है और सुबह होते ही नंदू के कमरे का दरवाजा खोल देती है और उसे पुकारते हुए कहती है, प्यारे बेटे नंदू, जरा बाहर तो आओ। देखो तो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाई हूँ। जल्दी आओ तो मेरे प्यारे बेटे। नंदू जैसे ही बाहर आता है, नाश्ता देख खुश हो जाता है और सोचता है, पहली बार माँ मेरे लिए इतने प्यार से नाश्ता लाई है। लगता है माँ बदल गई है।
कलावती की नजर नंदू की उंगलियों पर पड़ी उस अंगूठी पर पड़ती है। वह तुरंत नाश्ते को हाथ से झटक कर नंदू के हाथ से अंगूठी खींचकर बाहर निकालती है और पूरी तरह से तुरंत उस अंगूठी को अपनी उंगलियों में धारण करने की कोशिश करती है। और जैसे ही वह ऐसा करती है, वह पूरी तरह से कुरूप बन जाती है। इतनी भयानक दिखने की वजह से वह चिल्लाने लगती है, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया मुझे? मैं ऐसी कुरूप कैसे बन गई? ए नंदू, ये तूने कौन सा जादू कर दिया रे लड़के? लगता है मुझसे बदला ले रहा है। मैं तेरी माँ हूँ ना। तभी नंदू माँ को तकलीफ में देख माँ के हाथ से अंगूठी खींचकर अपनी उंगली में डाल लेता है और कहता है, वो प्यारी नानी माँ, मुझे तुम्हारी शर्त याद आ गई। पर मेरी माँ को ठीक कर दो ना, बदले मुझे कुरूप बना दो। मुझे सब मंजूर है। मैं माँ को किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकता। ये सब सुन राक्षसी नानी प्रकट हो जाती है और नंदू उसके सामने देख रोने लगता है और माँ की तरफ से माफी मांगता है। नानी माँ, मेरी माँ को ठीक कर दो। मुझे सजा दो नानी माँ, मेरी माँ को ठीक कर दो। कलावती ये देख शर्म से पानी पानी हो जाती है और सोचती है, इस बच्चे को बचपन में मैंने कितना दुख दिया। बचपन से लेके आज तक जिस बच्चे से मैंने सौतेला व्यवहार किया, कभी उसे प्यार नहीं किया, कभी उसे मोह नहीं दिया, और वही बच्चा आज मेरी थोड़ी सी तकलीफ को देख मेरी वजह से खुद पर ये दुख का पहाड़ ले लेना चाहता है। सच में नंदू ही मेरा असली और लायक बेटा है। ये कहते ही वह नंदू को गले लगाकर खूब रोती है और आज तक के किए अपने गलत व्यवहार की वजह से उससे माफी मांगती है। इतना सब देख राक्षसी हंसती हुई कहती है, जैसा मैं चाहती थी ठीक वैसा ही हुआ। जा कलावती, मैं तुझे तेरा सुंदर रूप लौटा रही हूँ। और नंदू से कहती हूँ, हे नंदू, तुझे इसके बदले सजा नहीं मिलेगी। वो तो मैंने इस औरत को सबक सिखाने के लिए नाटक किया था। तूने मुझे नानी कहा है, तो मैं तुझे तेरी माँ से नहीं मिलवाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? रिश्ते में तूने मुझे बांधा तो जरूर है, अब उस रिश्ते को पूरे करने की जिम्मेदारी मेरी। एक रिश्ता मुझे तूने दिया और मैंने तुझे तेरा अपना रिश्ता लौटा दिया। अब माँ बेटे हमेशा ऐसे ही खुश रहना, समझ गए? मेरा काम खत्म, मैं तो चली। इतना कह राक्षसी नानी गायब हो जाती है। इस तरह सब कुछ बदल जाता है। नंदू का अपनी सौतेली माँ में असली माँ का मिल जाना और कलावती को अपने दो सगे बेटे का मिल जाना एक सुंदर ममता और बेटे के प्यार का एक सीख साबित करता है। इस तरह सब एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। इस प्रकार यदि कभी हम सच्चे और निश्चल मन से किसी चीज को पाने का निश्चय करें और अथक प्रयास करते रहें, तो हमें कामयाबी जरूर मिलती है। पर हाँ, शर्त ये है कि आपका विश्वास कभी नहीं डगमगाना चाहिए। जैसे नंदू ने अपने प्यार और समर्पण से 2 रिश्ते पा लिए और उसके मन को भी जीत लिया।